नमस्कार, 4 बजे की 40 अहम खबरों के साथ मैं हूं अक्षय विनोद शुक्ल और सबसे पहले आज हम बात करेंगे आज की बड़ी खबर की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की। तो अपने जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी आज अपनी मां से मिलने के लिए गांधीनगर पहुंचे और मां से आशीर्वाद लिया। ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से मां के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ना भूलने वाले पल बिताए हैं। साथ ही साथ आज पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद दोनों एक साथ खाना खाते हुए नजर आए हैं। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया था। न्यूज नेशन को दिए अपने इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि जब उनकी मां उनसे मिलने के लिए दिल्ली आई थी, उस वक्त प्रधानमंत्री निवास में ठहरने के बावजूद दोनों एक दूसरे से मिलने का वक्त नहीं निकाल पा रहे होते थे। तब मां ने ये चिंता जाहिर की थी कि खाना खाते वक्त अपना ख्याल कैसे रखते हो, किस तरीके से नियमित खाना खाते हो या नहीं खाते हो। और आज ये तस्वीर अपने आप में बताती है कि हर माँ सबसे पहले अपने बेटे से यही पूछती है कि कुछ खाया है या नहीं। और आज जब अपनी माँ हीराबेन से मिलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे तो कुछ यही अंदाज देखने को मिला था। जब प्रधानमंत्री अपनी माँ से मिलने के लिए पहुंचे थे तो वहाँ घर के बाहर भी कई लोग मौजूद थे और सबने पीएम का स्वागत हैप्पी बर्थडे बोलकर किया। पूरव पटेल हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। पूरव, आज क्या कुछ खास हुआ है? बिल्कुल अक्षय, देखिए आज सवेरे से ही कयास लगाए जा रहे थे कि नर्मदा जाने से पहले प्रधानमंत्री आएंगे, लेकिन शायद उनका प्लान कुछ और था। हम आमतौर पर जो तस्वीरें पुरानी देखेंगे तो पता चलेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी माँ से मिलने आते हैं तब मुंह मीठा करके जाते हैं। सिर्फ लापसी जो गुजरात का एक स्वीट है वो खाकर जाते हैं, लेकिन आज बाकायदा पूरी थाली पिरोसी गई थी और माँ और बेटे ने साथ मिलकर खाना भी खाया। और थाली में जो पारंपरिक गुजराती जो सब्जियां होती है वो थी, और सबसे अहम चीज़ थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो सबसे ज़्यादा स्वीट में पसंद है वो पूरन पूड़ी, यानी एक स्वीट है, वो भी स्वीट रोटी भी हम कह सकते हैं उसको, वो थी। और करीब आधे घंटे से ज़्यादा का वक्त प्रधानमंत्री ने अपनी माँ हीराबा के साथ बिताया। बड़े ही हम कह सकते हैं ये निजी पल है उनके, क्योंकि आमतौर पर सालाना एक बार ऐसा मौका आता है जब प्रधानमंत्री महज सिर्फ कुछ मिनटों तक अपने परिवार से, खास तौर पर अपनी माँ से मिलने के लिए आते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर आए, कुछ बच्चे बाहर खड़े थे, बच्चों से मिले, उनसे बातचीत की, उनसे उनका ऑटोग्राफ उनको दिए, और साथ ही में अड़ोस पड़ोस के लोग थे उनके साथ उन्होंने सेल्फी भी खिंचवाई। एक स्टाइल रहा है प्रधानमंत्री का लोगों को अपने साथ कनेक्ट करने का। अमूमन हम देखते हैं कि जब भी वो लाल किले से भाषण देते वक्त बाहर आते हैं, भाषण खत्म होने के बाद बच्चों के बीच जाते हैं। बच्चों के बीच जाना उनको बेहद पसंद है। करीब यहाँ पर 10 से 12 बच्चे थे, अड़ोस पड़ोस के सबसे मिले, उनको ऑटोग्राफ भी दिया, उनके हालचाल पूछे, उनके शौक क्या है वो भी पूछे। और जिस तरह से बड़े ही गर्मजोशी के साथ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लोगों की मुलाकात हुई, लोग भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। लेकिन जो पल था, सवेरे से लोग इंतजार कर रहे थे जिस तस्वीर का, वो आखिरकार दोपहर के बाद जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां नर्मदा के पूजा अर्चना कर कर खुद की मां, बिल्कुल अक्षय, ये कहना गलत नहीं होगा कि एक प्रधानमंत्री की मां से मुलाकात नहीं थी, बल्कि एक बेटे की अपनी मां से मुलाकात थी, जिसकी तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जन्मदिन के मौके पर कुदरत के नजारे का लुत्फ लिया। केवड़िया में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे प्रधानमंत्री ने यहां रंग बिरंगी तितलियों के साथ वक्त बिताए, तो वहां गुजरात सवारी का लुत्फ भी उठाया। जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी का खास अंदाज। तितली पार्क में मोदी ने उड़ाई तितली। जंगल सफारी का लुत्फ उठाया। मोदीमयी हुआ गुजरात का केवड़िया। 69वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अलग ही अंदाज नजर आया। पीएम मोदी जन्मदिन के खास मौके पर गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया पहुंचे, जहां पीएम मोदी के अलग अलग रंग देखने को मिले।
सरदार सरोवर डैम के पास बने केवड़िया पार्क में पीएम मोदी ने सबसे पहले जंगल सफारी की। वो बैटरी कार की सवारी कर यहाँ पहुँचे और पूरे पार्क का नजारा लिया। पार्क में मौजूद जानवरों को उन्होंने करीब से देखा। पार्क में हिरण की अठखेलियों को उन्होंने करीब से निहारा। इसके बाद पीएम मोदी इको फ्रेंडली कैक्टस पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने नागफनी के पौधे को करीब से देखा। इस दौरान पार्क की तरफ से उन्हें एक पौधा भी गिफ्ट किया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी केवड़िया के बटरफ्लाई गार्डन पहुंचे, जहां उन्होंने कुछ इस तरह कैद तितलियों को आजाद किया। रंग बिरंगी तितलियों के संग मोदी का ये खास अंदाज वाकई अद्भुत दिख रहा था। जैसे ही बैग से तितलियों ने उड़ान भरी, प्रधानमंत्री के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। प्रधानमंत्री मोदी ने जब तितलियों को उड़ने के लिए आसमान दिया तो पास में खड़े गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत तमाम लोग ताली बजाकर उनका स्वागत करते नजर आए। देखिए, एक हाथ से बैग पकड़कर तो दूसरे हाथ से बैग को थपथपाकर पीएम मोदी ने रंग बिरंगी तितलियों को उड़ने के लिए आजाद कर दिया। जन्मदिन पर तितलियों के संग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह अंदाज मनमोहक था। तो वहीं इसके बाद वो केवड़िया पार्क के एक ब्रिज पर भी पहुंचे। इस पुल को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने पुल पर रिवर राफ्टिंग का भी नजारा लिया। कुदरत के खूबसूरत नजारों ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को बेहद खास बना दिया। गुजरात के केवड़िया से अनुराग दीक्षित और पूरब पटेल के साथ टीम न्यूज नेशन। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कार्यकर्ता भी उत्साहित हैं। दिल्ली में एक अनोखा अभियान चलाया गया है। सांसद विजय गोयल ने प्लास्टिक लाओ लड्डू ले जाओ अभियान चलाया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और उसको किस तरीके से यहाँ पर मनाया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। विजय गोयल जो सांसद हैं, उन्होंने पहल की है यहाँ पर कि आप प्लास्टिक लाइए और लड्डू ले जाइए, यानी एक प्लास्टिक की बोतल आपको एक लड्डू मिलेगा। ये पहल लेकर आए हैं और साथ में केंद्रीय मंत्री जो हैं वीके सिंह जी वो हैं और उनसे भी बात करते हैं हम। सिंह साहब, आज ये नए तरीके से जो शुरुआत की है, इसका कितना फायदा पहुँचेगा? देखिए, जन जागृति है और अगर जागृति थोड़ी सी भी हो जाए तो बहुत फायदेमंद है। ये नया एक आपने आइडिया ढूंढा कि मोदी जी का जन्मदिन है तो लोग लड्डू खाएं तो सेवा का काम करें तो प्लास्टिक को छोड़ें। इससे एक संदेश जा रहा है पूरे चांदनी चौक और दिल्ली के अंदर कि भाई नो टू प्लास्टिक पर्यावरण को खराब करता है, प्रदूषण को फैलाता है, हमारी सेहत को खराब करता है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है, गायें मरती हैं इससे, और पौधे लगाना चाहिए, प्लास्टिक को नो कहना चाहिए। से नो टू प्लास्टिक के प्रति जागरूक करने की एक ये मुहिम चलाई जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ मोहित बख्शी, न्यूज नेशन, दिल्ली। और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अयोध्या की, जहां आज सुनवाई का 25वां दिन था और इस दरमियान चीफ जस्टिस ने सभी पक्षकारों से बड़ी बात पूछी। वकील बताएं कि जिरह पूरी करने में कितना वक्त लगेगा, मुस्लिम पक्ष को और कितना समय लगेगा, हिंदू पक्ष जवाब देने के लिए कितना समय लेंगे। समय सीमा तय होने के बाद हम बताएंगे कि फैसला लिखने में कितना वक्त लगेगा। सुनवाई के दरमियान चीफ जस्टिस ने क्या कुछ कहा, हम आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ सवाल पूछे गए हैं। अयोध्या विवाद पर आज सुनवाई का 25वां दिन है और मुस्लिम पक्ष की ओर से वकील राजीव धवन ने अपने बयान में कहा है कि वो ये मानते हैं कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, लेकिन अयोध्या में कहाँ हुआ था इस बात के सबूत नहीं है। अयोध्या केस की सुनवाई का 25वां दिन और आपको बताते हैं कि क्या कुछ हुआ है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि भगवान अयोध्या में ही जन्मे थे, ये उन्होंने कहा है। सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील हैं राजीव धवन, उन्होंने दलील दी कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि श्री राम ने अयोध्या में जन्म लिया था। ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे साबित हो किसी खास जगह पर श्री राम ने जन्म लिया था। कम से कम अयोध्या में 3 ऐसी जगह हैं जहां श्री राम के अवतरण का दावा किया गया है। 1985 के बाद मस्जिद के बाहरी हिस्से में मौजूद राम चबूतरे को जन्म स्थान मानकर पूजा होने लगी। आप श्री राम के जन्म स्थान को सही जगह बताइए, हम मस्जिद को शिफ्ट कर देंगे। बाबरी मस्जिद सुन्नी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, बोर्ड का उस पर एकाधिकार रहा है।
त्योहारों से पहले कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने एक बड़ा तोहफा देने का फैसला किया है। न्यूज नेशन से बातचीत में केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा है कि त्योहारों से पहले पीएफ की ब्याज दर 8.65% की जा सकती है। फिलहाल पीएफ की ब्याज दर 8.55% है। न्यूज नेशन से बातचीत में श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने क्या कुछ कहा है, आपको वो भी सुनाते हैं। सर, एक सवाल, महत्वपूर्ण सवाल है ईपीएफओ को लेकर के सर, कि कब तक ये खबर आ सकती है, कब तक खुशखबरी मिल सकती है? लगता है कि वित्त मंत्री जी जिस दिन में बैठेंगे बहुत शीघ्र इसका निर्णय। तो मतलब त्योहार के सीजन में लग रहा है कि त्योहार से पहले तो कुल मिलाकर के संतोष गंगवार जी ने साफ तौर पे कहा है कि त्योहार से पहले खुशखबरी मिल सकती है तमाम एम्प्लॉइज को, खासतौर से जो ईपीएफओ में जिनके अकाउंट्स हैं और जो 8.65% करने को लेकर के जो सरकार ने फैसला लिया था उस पर फाइनल ठप्पा लग सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित माचो के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। और आपको कुरनूल से आई तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर बाढ़ बारिश से हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। तस्वीरें महानंदेश्वर इलाके की हैं जहां भारी बारिश के बाद बाढ़ का पानी मंदिर के परिसर में भी दाखिल हो चुका है। एक बार देखने के बाद यकीन करना मुश्किल है कि ये कोई ऐसी सड़क है या वो परिसर है जहां पर लोगों की आवाजाही होती है। ऐसा लग रहा है कि नदी यहाँ पर तेज रफ्तार के साथ बह रही है, लेकिन ये बारिश का असर है। लगातार बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल होने लगा है और तस्वीरें देखकर अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि पानी की तेज़ लहरों के आगे इंसान किस तरीके से बेबस है। पानी की लहरें मानो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने के लिए बेकरार। कुरनूल में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है और इसके बाद यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। बाढ़ बारिश के बाद आंध्र प्रदेश के इस इलाके में लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। तो मानसून ने जाते जाते ही हिंदुस्तान में तबाही मचा रखी है। राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक सैलाब के संकट से लोग सहमे हुए हैं। जाते मानसून ने मचाया कहर। राजस्थान एमपी में टूटा जल कहर। डूब गए यूपी के भी कई शहर। बलिया में जमींदोज हुए मकान। खतरा बढ़ा रहा नदियों का तेज कटान। काशी में गंगा की लहरें विकराल। गाजीपुर प्रयागराज बाढ़ से बेहाल। सैलाब से धौलपुर का भी बुरा हाल। सितंबर में सैलाब का सितम। बात सबसे पहले मध्य प्रदेश के मंदसौर की करते हैं, जहां मानसून आफत लेकर आया है। भारी बारिश के बाद चंबल नदी उफान पर है और इसने मंदसौर के साथ साथ आसपास के इलाकों में कहर बरपा रखा है। चंबल नदी पर बना गांधी सागर डैम लबालब हो चुका है और उससे लगातार बड़ी मात्रा में पानी छोड़ना अब मजबूरी है। चंबल में पानी छोड़े जाने से दर्जनों गांव पानी पानी हो चुके हैं और आप देखिए कि किस तरीके से आसपास के इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। शिवना समेत इलाके की सभी नदियां खतरे के निशान को छू चुकी हैं और इलाके में तबाही मचा रही हैं। सड़कों पर ऐसा सैलाब उतर आया है कि लोगों को बचाने के लिए बोट का सहारा लेना पड़ रहा है और इस बीच पानी के प्रहार से 56 मकान भी जमींदोज हो चुके हैं। मंदसौर में बाढ़ के बाद अब लोगों के गुस्से और विरोध की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। बाढ़ के बीच प्रशासन और अधिकारियों की लापरवाही से इलाके में लोग काफी गुस्से में हैं। मंदसौर के पाया खेड़ी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। रेस्क्यू के दरमियान एक शख्स की मौत से लोग भड़क उठे और जमकर हंगामा किया। भीड़ के गुस्से को देखकर एसडीएम को उल्टे पांव यहां से भागना पड़ा है।
मुरैना में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे 2 बार होगा एरियल सर्वे। इलाके के विधायक और सांसद हेलीकॉप्टर से सर्वे कर रहे हैं। रेस्क्यू के लिए सेना और एनडीआरएफ की टीम मुरैना के लिए रवाना कर दी गई है। अभी भी सैलाब में दर्जनों गांव के लोग फंसे हुए हैं। और अब बात करते हैं उन खबरों की जो राजनीति की गलियारों से आई। दिग्विजय सिंह की बात करेंगे। दिग्विजय सिंह ने भोपाल में एक कार्यक्रम के दरमियान कहा कि कुछ लोग हैं जो भगवा पहनकर गलत काम करते हैं, जिसके चलते सनातन धर्म बदनाम हो रहा है। ऐसे लोगों को भगवान माफ कभी नहीं करने वाला है। भगवा पहनकर लोग चूरन बेचने लगे हैं। लेकिन आज भगवा वस्त्र पहनकर लोग चूरन बेच रहे हैं। भगवा वस्त्र पहनकर बलात्कार हो रहे हैं, मंदिरों में बलात्कार हो रहे हैं। क्या यही है हमारा धर्म? हमारे सनातन धर्म को जिन लोगों ने बदनाम किया है उन्हें ईश्वर भी माफ नहीं करेगा। खबरों को रफ्तार देते हैं, फटाफट अंदाज में कुछ और खबरों से रूबरू होते हैं। आईएमए के कार्यक्रम से गृहमंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर निशाना। कहा, पीएम मोदी ने 50 से ज्यादा बड़े फैसले लिए। 2013 को याद करो, 2019 अच्छा लगेगा। राजस्थान में 6 बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने पर मायावती ने कहा कि सहयोगियों को धोखा देना कांग्रेस की फितरत है। दलित विरोधी पार्टी है कांग्रेस। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 19 सितंबर को बेंगलुरु से उड़ान भरेंगे। समुद्र के रास्ते देश पर आतंकी हमले का खतरा बरकरार। वाइस एडमिरल जी अशोक का बयान, हर खतरे से निपटने के लिए नेवी तैयार। काबुल में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति की रैली में बम धमाका हुआ। पुलिस की गाड़ी के पास से धमाका हुआ, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मोदी के अमेरिका दौरे से पहले ट्रंप का बड़ा बयान। तनाव पर मोदी इमरान से मुलाकात की बात कही। अगले हफ्ते ह्यूस्टन दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। हिंदुस्तान के भगोड़े जाकिर नाइक पर मलेशिया के पीएम का बयान। कहा, मलेशिया में जाकिर नाइक ने कानून तोड़े हैं, इसलिए बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी। और अब बात करते हैं उन खबरों की जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एक बड़ा हादसा हुआ। ट्रायल के दरमियान डीआरडीओ का एयरक्राफ्ट रुस्तम 2 क्रैश हो गया। सुबह करीब 6 बजे यह हादसा हुआ। हादसे के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मचा रहा। बड़ी संख्या में लोग यहां पर इकट्ठा हो गए थे। मानव रहित ये एयरक्राफ्ट था, जिसकी वजह से किसी जान के नुकसान नहीं हुए। हालांकि गनीमत इस बात की रही कि किसी रिहायशी इलाके में ये विमान क्रैश नहीं हुआ, नहीं तो हादसा बड़ा हो सकता था। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में जान जोखिम में डालकर बस पर सफर करते छात्र नजर आए हैं। छात्र बस की छत पर और सीढ़ियों पर लटकते दिखे। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया है। एसपी सिटी ने थानेदारों को कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से भी जानलेवा सफर का वीडियो सामने आया है। यहां जान जोखिम में डालकर बस का सफर करते छात्रों का वीडियो वायरल हो रहा है। केरल के कोझिकोड में एक स्कूटी सवार शख्स बस की चपेट में आ गया। बस उसे घसीटते हुए काफी दूर तक ले गई। हादसा बेहद दर्दनाक था, लेकिन गनीमत इस बात की रही कि इस शख्स की जान बच गई है। लखनऊ के अस्पताल में मारपीट। एमबीबीएस छात्रों पर मारपीट का आरोप लगा है। अस्पताल के कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई। काउंटर पर पर्ची बनवाने को लेकर यह हंगामा शुरू हुआ था। नाराज कर्मचारियों ने कामकाज बंद कर दिया है। आधे घंटे तक यह कामकाज ठप रहा था। वहीं मुंबई के आर्य कॉलोनी में मेट्रो कार शेड के निर्माण के लिए पेड़ काटे जाने का मामला अब कोर्ट तक पहुंच चुका है। इस मामले में आज से हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। सुनवाई के दरमियान चीफ जस्टिस इसे गंभीर मामला बता रहे हैं और खुद वहां जाने की इच्छा उन्होंने जाहिर की है। आपको बता दें कि आर्य कॉलोनी में 2700 पेड़ काटने का प्लान है और इसका विरोध न सिर्फ आम लोग बल्कि सेलिब्रिटीज भी कर रही हैं। आर्य कॉलोनी में लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और यही वजह है कि अब लोगों ने कोर्ट का दरवाजा आस के साथ खटखटाया है। चीफ जस्टिस ने जो कुछ कहा है उससे लोगों की उम्मीदें और बढ़ चुकी हैं। न्यूज नेशन संवाददाता पंकज मिश्रा ने याचिकाकर्ता जोरू बठेना से खास बातचीत की है। हमारे साथ याचिकाकर्ता जोरू हैं, उनसे बात करते हैं। जोरू, आज क्या कुछ हुआ कोर्ट में? आज कोर्ट के सामने 12 पिटीशन था रिगार्डिंग आर्य।
तो उसमें से कोर्ट हैज सिलेक्टेड 4 पिटिशंस जो इम्पोर्टेंट है, जो ओवरऑल इशू को डिसाइड करेंगे कि ये आरए का पूरा एरिया है उसको फॉरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट होना मांगता है या नहीं, ये जो डेपो का प्लॉट है ये फ्लड प्लेन है या नहीं, क्योंकि अगर उसको उसमें भरेंगे तो मिथी रिवर में तकलीफ होता है और फ्लडिंग का इंक्रीज होता है, और वेदर ट्री जो डिसीजन हुआ ट्री कटिंग का वो राइट और रॉन्ग है। तो ये इशू कोर्ट हैज सिलेक्टेड फॉर हियरिंग। उसमें से एक मैटर वो आज ऑलरेडी लिया है फाइनल हियरिंग के लिए और वो डे टू डे हियर कर रहा है रिगार्डिंग वेदर आरए इज अ फॉरेस्ट एंड वेदर इट रिक्वायर्स प्रोटेक्शन एज अ फॉरेस्ट। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए जोरू। कोर्ट ने साथ ही ये भी कहा है कि अगली सुनवाई से पहले किसी भी तरह के पेड़ों की कटाई नहीं की जा सकती, क्योंकि एक बार अगर पेड़ कट गए तो इस मामले का कोई मतलब नहीं बनता है और एक बार पेड़ काटे जाने के बाद उसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट इमरान सिद्दीकी के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। वैसे भी महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नजदीक है, लिहाजा इस पर सियासत भी तेज हो चुकी है। वहीं लोग प्रदर्शन के जरिए पेड़ काटने के फैसले का विरोध कर रहे हैं। न्यूज़ नेशन संवाददाता श्वेता घुमसे की ये रिपोर्ट आप देखिए। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और ऐसे बीच में आरए कॉलोनी को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां दंगल मैदान में उठ खड़ी है। और यदि देखा जाए तो ये इलाका है मुंबई के गोरेगांव के आरए कॉलोनी का, जहां पर तमाम जो है वो पेड़ पौधे यहाँ पर नजर आएंगे। ये जंगल इलाका है, यहाँ पर लोगों का साफ कहना है कि किसी भी प्रकार के पेड़ जो है ना काटे जाए। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने यहाँ पर साफ ऐलान किया है कि इन 2700 पेड़ों को काटकर यहाँ पर मेट्रो प्रोजेक्ट किया जाएगा। लेकिन इस मामले को लेकर शिवसेना से लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां आंदोलन कर चुकी है। यदि देखा जाए तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव के पहले आरए कॉलोनी का मुद्दा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है। बीजेपी और सेना के बीच में भले ही युति महाराष्ट्र सरकार में हो, लेकिन यहाँ पर जो आरए कॉलोनी को लेकर है, इस मुद्दे को लेकर अभी भी दोनों पार्टियों में मतभेद जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र जाधव के साथ श्वेता घुमसे, न्यूज़ नेशन, मुंबई।